नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में बताता हूं कि बहुत सारी क्या हैं, इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं। जैसे अभी तक हमने 2 यूनिट कवर कर ली है, जैसे कि अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, किसी संख्या को बनाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है, ये वाली यूनिट। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या संख्याओं का वर्गीकरण, ये हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा नया है तो प्लीज पहले जो मैंने 6 क्लासें बताई हैं या मैंने आपको अपलोड करी हैं, प्लीज आप पहले वो देखिए, उसके बाद यहां पर आइएगा। उसके अलावा अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो ये क्लास सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यूपीएससी इंग्लिश के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको सारी की सारी क्लास क्या मिलेगी, इंग्लिश के अंदर मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब सबसे पहली बात तो आज हमें क्या पढ़ना है, आपको नाम से पता लग रहा होगा। आज अपने को पढ़ना है गुणनखंडों के बारे में। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है गुणनखंडों के बारे में। अब गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होते हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, इस चीज के बारे में अपने को क्या है आज पढ़ना है। अच्छा, एक बात और, क्या अभी तक कोई सवाल आया है क्या गुणनखंड के ऊपर? नहीं। जैसा कि मैं हर क्लास के आपको स्टार्टिंग में क्या है सवाल बताता हूं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस यूनिट से लेकर, तो गुणनखंड से लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर गुणनखंड और गुणज के बारे में अलग से यूनिट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें से कोई सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे 2022 के अंदर बहुत सी चीजें नई पूछी गई थी, है ना। और फिर क्या है, बच्चे कह रहे थे कि पेपर हार्ड आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें, ज्यादा क्लासें नहीं करा मैं, 50 से 60 क्लास भी अगर आप ढंग से देख लें तो आराम से आपका चीजें कवर हो जाती हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 40 घंटे। यार 35 से 40 घंटे तो थोड़ा बहुत है ना अपने को पढ़ लेना चाहिए। 40 से 42 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग के सवाल यूपीएससी ने बिल्कुल ही कम कर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए तो अपने पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में। क्या है देखो, गुणनखंड क्या होता है ना, 2 चीजें होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड, और एक होता है गुणज। ठीक है ना, एक होता है क्या, गुणज। 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आपने आज तक भाग दिया होगा। मैं अगर आपको कहूं कि बच्चे आप 60 के अंदर 15 का डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए, 60 के अंदर 15 का भाग दीजिए। चलो ठीक है, आप यहां पे दे लोगे, लेकिन इसका क्या तरीका होता था जो अपने आज तक पढ़ते आए हैं, 60 और ये 15 इसी तरीके से लिखते थे ना, 60 और 15। तो 60 के अंदर क्या देते थे, 15 का भाग देते थे। अब देखो इसको क्या बोलते थे, एक चीज मैं आपको छोटी सी बता दूं कि इसको क्या बोलते थे अपने, ये वाली चीज को, ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं भाज्य। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं हम, भाजक। ठीक है ना, भाज्य और भाजक 2 चीजें होती हैं हमारी। तो 15 चौका 60 पूरा पूरा डिवाइड दे दिया, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, 15 चौका 60। रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, कितना बचा, शेषफल 0 बचा। तो अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देने पर, जैसे कि 60 में 15 का भाग दिया, ठीक है, अगर भाग देने पर शेषफल 0 बचे, इसका मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में कि अगर किसी संख्या का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो भाग दिया किसका था, इस 15 का भाग दिया था। तो ये 15 हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमारा गुणनखंड। मैं लिख देता हूं अलग से ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम गुणनखंड, इस चीज को 15 को, क्योंकि ये एक खंड है, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब ये एक खंड है। किसका खंड, छोटा हिस्सा है, किसका है, 60 का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। और किस में भाग दिया गया था, 60 में भाग दिया गया था। अगर पूरा पूरा चला जाए तब की बात कर रहा हूं मैं, शेषफल 0 बचना चाहिए। ठीक है, भाज्य और भाजक तो ये भी है, भाज्य और भाजक तो ये भी है। क्या लिखा मैंने लिखा 50, यहां पर 15 लिख दिया, तो 15 तिया 45, शेषफल कितना बच गया बच्चे, 5। इस कंडीशन में नहीं है, पूरा पूरा अगर भाग जाएगा तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या हो जाएगा, यह गुणनखंड हो जाएगा, किसका,
भाग जिसका दिया, 15 क्या है गुणनखंड किसका 60 का, और जो 60 है ना ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गुणज। इसको क्या बोलेंगे, गुणज बोलेंगे। कौन 15 क्या है, मैं दोबारा बता देता हूं। 15 जो 15 है वो क्या है, आपको ना शायद ये वाला कलर शायद आपको कम दिख रहा हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इसको अपने मिटाते हैं यहां से और अपने कोई और लेते हैं कलर, है ना, ये वाला कलर दिखेगा आपको क्या, कि जो 15 है, 15 जो है वो 15 क्या है, 15 60 का गुणनखंड है, 15 60 का गुणनखंड है। ठीक है ना, 15 60 का क्या है गुणनखंड है, और 15 60 का गुणनखंड है, और 60 जो है ना वो 15 का क्या है, वो 15 का गुणज है। वो क्या है, 15 का गुणज है। रटना नहीं है कि छोटे वाला गुणनखंड होता है बड़े वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधा सा ध्यान रखिए कि जिसका भाग चला जाए पूरा पूरा, है ना, अपने क्या कहते हैं, अगर आपको एक छोटा बंदा दिखे एक बड़ा दिखे, दोनों की शक्ल मिल रही हो तो अपने क्या कहेंगे, है ना, मान लो दो मेल हैं, दो मेल एक छोटा और एक बड़ा, तो अपने क्या कहते हैं कि ये इसके पिताजी हैं, है ना, और ये इसके पुत्र हैं, यही कहते हैं ना। या अगर दो गुड़िया है ना, और एक अगर मान लो महिला है और दोनों की शक्ल मिलती है तो आप क्या कहोगे कि ये इनकी डॉटर है, ये इनकी बेटी है और ये इनकी माताजी हैं। ऐसा ही होता है ना। सेम चीज यहां पर आपको लगानी है कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर शक्ल मिल जाए मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो एक अंश है। 15 क्या है, अंश है। 60 है। अब एक बात बताओ, 15 अंश है 60 का या 60 अंश है 15 का? 15 जो है वो अंश है किसका, 60 का। 15 एक अंश है ना, 15 एक टुकड़ा है किसका, 60 का। तो 15 गुणनखंड है, और जो बच गया 60 क्या है, 60 गुणज है। 15 में अगर 4 का गुणा करूंगा तो 60 आएगा, है ना। 15 में 4 का गुणा करूं तो 60 आएगा, तो 60 गुणज है। 4 से गुणा करने पर 60 आता है, तो वो 60 गुणज है, और 15 क्या है, गुणनखंड है। तो डेफिनेशन क्या कहती है गुणनखंड की, गुणनखंड की डेफिनेशन ये कहती है कि, एक सेकेंड, हाँ, कि किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना कोई शेष छोड़े उससे पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। ठीक है ना। कौन संख्या, जो विभाजित कर देती है, भाजक, जो भाजक है, वो जो संख्या भाग दे पूरे को, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपने गुणनखंड बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर चीज एग्जाम्पल से ही समझ में आती है, ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैंने लिखा यहां पर 24। ठीक है ना, मैंने यहां क्या लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया 24 लिख दिया। अब 24 के अंदर मैं मान लो एक लिख दिया मैंने 8, एक मैंने क्या लिख दिया, एक मैंने यहां पर 8 लिख दिया। अब मैं आपसे सवाल है मेरा, आपसे मेरा सवाल यह है कि भाज्य कौन है और भाजक कौन है, मतलब भाग किसका किस में जाएगा, है ना, भाग किसका, पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग किस में जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ये भी लिख सकता हूं कि 24 का भाग दे दिया 8 में, तो 24 0 जा 0, शेषफल कितना बच गया, 8 बच गया। ऐसा भी होता है, मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा, ये भी सही है, लेकिन यहां पर फिर गुणनखंड और गुणज नहीं बनेंगे। आप ये बताओ कि पूरा पूरा भाग किसका किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर 24 के अंदर 8 का भाग जाएगा, पूरा जा रहा है क्या, 8 दिया 24, और रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो अब आप यहां पर क्या कह सकते हो बच्चे, यहां पर आप ये कह सकते हो कि हाँ सर ठीक है, 24 में 8 का पूरा भाग जा रहा है, तो किसका किस में भाग जा रहा है, 8 का पूरा भाग 24 में जा रहा है। तो बच्चा कौन है, बच्चा 8 है। 8 किसका गुणनखंड है, 24 का। 8 किसका गुणनखंड है, 24 का। अब सवाल आता है कि सर ये 8 और 24 आपने लिख के दे दिया, इसका मतलब क्या इतने गुणनखंड होते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं, गुणनखंड इतने नहीं होते, गुणनखंड बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो मैंने एक लिखी यहां पर संख्या 12, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहां पर, 12 लिखा। अब आप मुझे बताओ कि 12 लिखा, 12 में किसका किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, और 12 का भी तो भाग जाता है ना। अगर आप रटोगे ना कि छोटे वाला गुणनखंड होता है बड़े वाला गुणज, फिर यहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो यहां बता रहा हूं वो सुनो। 12 में किसका किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, इन सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो जिन जिन का भाग जाता है, ठीक है ना, जिन जिन का भाग जाता है वो सभी के सभी क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जिन जिन का भाग जाए वो सभी के सभी क्या होंगे बच्चे, वो सभी के सभी गुणनखंड होंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के गुणनखंड हैं।
अब सवाल ऐसे नहीं आएगा, सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा कि 12 के कितने गुणनखंड होते हैं, 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। मतलब वो ये पूछ रहा है कि 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है या कितनी संख्याओं का भाग जाता है। तो टोटल कितनी संख्याएं यहाँ पर? टोटल 6 संख्याओं का भाग जाता है। तो 12 के कितने गुणनखंड होंगे बच्चे? 12 के 6 गुणनखंड होंगे। ऐसी 6 संख्याएं हैं जिनका 12 में भाग जाता हो। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो गुणनखंड कौन होते हैं? और ये 12 जो है ये इन सब का गुणज है। 12 1 का भी गुणज है, 12 2 का भी गुणज है, 12 3 का भी गुणज है, 4 का, 6 का, 12 का, सबका गुणज है 12। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो 12 क्या है? गुणज है सबका। अब गुणज का मतलब क्या होता है? देखो इतनी बात समझ में आ गई ना। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड एक नहीं होता, गुणनखंड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे यहां 12 के कितने गुणनखंड है? 12 के 6 गुणनखंड है। वहीं अगर मैं आपको एक गुणज का एग्जाम्पल दूं तो मैं यहां लिखूं 4, तो 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 का भाग जाता हो, है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ऐसी संख्या 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। मतलब 4 का पाड़ा पढ़ते जाओ। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। इन सभी संख्याओं में क्या जाएगा? 4 का भाग जाएगा। ये 40 के बाद और कोई संख्या नहीं आएगी जिसमें 4 का भाग जाएगा? आएगी ना। 44, 48, 52, बहुत सारी संख्याएं होती है, इनका कोई अंत थोड़ी है। आप 4 के टेबल को पढ़ते जाओ, आप ऐसे गुणा कराते जाओ। 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसका क्या अंत है बताओ? एक टाइम आएगा 4 इंटू 1 लाख, तो कितना? 4 लाख। फिर 4 इंटू 1 करोड़, 4 करोड़। कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? गुणज जो होते हैं, सॉरी गुणनखंड जो होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे 12 के कितने गुणनखंड थे? ये देखो 12 के कितने गुणनखंड थे? 12 के 6 ही गुणनखंड थे। 1 2 3 4 6 12, खत्म, फिनिश। बट अगर आप ये देखो तो इसके देखो आप क्या है, गुणज कितने होते हैं किस संख्या के? तो गुणज होते हैं बच्चे अपरिमित, असंख्य गुणनखंड, सॉरी गुणज होते हैं। कोई भी संख्या गुणज क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। और गुणनखंड क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और बता देता हूं मैं, एक दो चीजें आपको मैं और बताना चाहता हूं। क्या? देखो कोई भी संख्या होती है, देखना कोई भी संख्या होती है, मान लो जैसे मैंने एक संख्या ली 4 और 4, तो इस 4 का गुणनखंड भी 4 होगा। ठीक है, इस 4 का गुणनखंड भी 4 होगा और इस 4 का क्या है? गुणज भी 4 होगा। मतलब 4 का 4 में भाग जाएगा ना, 4 का 4 में भाग जाएगा। तो 4 गुणनखंड भी है और 4 गुणज भी है। तो कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड भी होती है और कोई भी संख्या स्वयं का गुणज भी होती है। कोई भी संख्या स्वयं का 4 4 का गुणनखंड भी है और 4 4 का गुणज भी है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड भी होती है और कोई भी संख्या खुद का गुणज भी होती है। तो अब ये डाउट भी क्लियर हो गया। मुझे पता होता है कि आपके दिमाग में क्या डाउट आएगा। ठीक है ना, तो ये डाउट हो सकता है कि सर खुद संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि 12 के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, अपने ये ले लेते हैं। 12 के अंदर 1 2 3 4 6 12 सबका भाग जा रहा था। तो ये देखो 12, तो ये 12 गुणनखंड नहीं है क्या? है ना 12 गुणनखंड। और ये वाला 12 क्या है? गुणज है इस 12 का। तो 12 गुणनखंड भी होता है 12 का और 12 गुणज भी होता है 12 का। इसका मतलब कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड भी होती है और गुणज भी होती है। ठीक है, अब आप याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। मतलब जिसके 2 ही गुणनखंड हों। जैसे 7 लिखा मैंने, तो 7 में किसका किसका भाग जाता है? 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। क्या 7 में किसी और का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 1 और 7 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसका 7 में भाग जाता है? नहीं जाता बच्चे। तो क्या होगा? 1 और 7 2 ही गुणनखंड है। मतलब 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो समझ में ही गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चले। चल, तो गुणनखंड और गुणज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार और देख लो ढंग से इसको। कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। जो मैंने आपको करवा दिया वही चीजें ये दोबारा पूछ रहा है आपसे, मतलब दोबारा आपको बता रहा है। तो क्या है ये? इसकी डेफिनेशन हो गई, मैंने बता ही दिया। जिसका भाग चला जाए, यानी कि जो उसका अंश है ना, जिसका भाग चला जाए। जैसे 12 में 4 का भाग जाता है तो 4 गुणनखंड हो गया और 12 क्या हो गया? गुणज हो गया। ठीक है, तो जिस संख्या का भाग चला जाए वो तो क्या आपकी गुणनखंड है, और जिस संख्या में भाग चला जाए वो आपका गुणज है। यहाँ 12 क्या है? आपका गुणज है।
गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। क्यों परिमित होती है? परिमित क्यों होती है? क्योंकि गुणनखंड जो होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे 12। 12 के गुणनखंड कौन है? 1 2 3 4 6 12। बस 12 के बाद कोई गुणनखंड होंगे क्या 12 के? नहीं, क्योंकि वो संख्याएं फिर 12 से बड़ी हो जाएंगी। और 12 से अगर कोई संख्या बड़ी हो जाएगी तो क्या उसका भाग जाएगा 12 में? अब आप ये मत कहना सर 12 में तो 24 का भी तो भाग जाएगा। नहीं जाएगा बेटा, 24 0 जा 0, खत्म। भाग कहां जाएगा? पूरा पूरा भाग थोड़ी गया, पूरा पूरा भाग गया। सॉरी 12। पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यानी कि शेष फल 0 बचना चाहिए। तो कोई भी संख्या अगर बड़ी हो जाएगी ना उस संख्या से, फिर वो उसका गुणनखंड नहीं रहती। तो गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं बच्चे? गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी संख्या भी परिमित होती है, क्योंकि 12 तक की संख्याएं लेनी है आपको, उन्हीं में से मिलेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कहां से मिलेंगे आपको? 12 तक की संख्याओं में मिलेंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा 24, तो बच्चे 24 के गुणनखंड क्या होते हैं? 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24। 1 2 3 4 8। ठीक है, ये 8 गुणनखंड होते हैं। 24 के कितने गुणनखंड होते हैं बच्चे? 24 के 8 गुणनखंड होते हैं। अब क्या इसके बाद कोई और होगा? नहीं, 24 के 8 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब 24 के गुणनखंड उससे छोटे होंगे, सिंपल। तो इसलिए गुणनखंडों की संख्या हमेशा परिमित होती है। तो गुणनखंड उस संख्या के छोटे या बराबर, बराबर मीन्स 24 में क्या 24 का भी तो भाग जाएगा ना, तो बराबर भी तो हो सकता है। ठीक है ना? तो 24 का भी तो भाग जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो उससे छोटे होते हैं या बराबर होते हैं, और गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो हमेशा परिमित होती है। ठीक है, और यही सेम चीज आपको इधर देखनी है। क्या? किसी संख्या के जो गुणज होते हैं वो उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। मतलब 12 का भाग किस में जाएगा? 12 का भाग 12 में जाएगा, फिर किस में जाएगा? 12 का भाग 24 में जाएगा, फिर 12 का भाग 36 में जाएगा, फिर 48 में जाएगा, है ना? तो वो बड़े होंगे, और बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे? कोई लिमिट थोड़ी है। बढ़ते बढ़ते वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए अपरिमित होते हैं। तो वो बड़े भी होते हैं और वो अपरिमित होते हैं। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। भागफल और वो गुणनफल छोड़ दीजिए आप उसको। ठीक है, चलो अब बात आती है अपने को क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक है ना? अपने को क्या क्या चीज पढ़नी है। अपने को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, कुल गुणनखंड कितने होते हैं। मतलब इसमें 9 चीजें हैं ये जो अपने को पढ़नी है। देखो इसके अंदर होती है 18 से 20 चीजें होती हैं, 16 चीजें होती है जो हमें पढ़नी होती हैं अगर कोई और एग्जाम हो। लेकिन उतनी चीजें हमें नहीं पढ़नी। मैंने सिर्फ वो चीजें ली है कि अगर आप एक चीज पढ़ लोगे ना, ये वाली, बस अगर ये चीज पढ़ ली तो इनका सभी को अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज पढ़ो, बाकी सारी अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है, आप एक चीज पढ़ो, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी अपने आप ही हो जाती हैं। ठीक है ना? इतनी बात आप समझ गए ना? ठीक है, चलो तो इतनी आपको एक चीज अपने को ढंग से पढ़नी है। 2 ही क्लासें बनाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट की 2 क्लासें, और अपने इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो ये 9 की 9 चीजों को तो आप ज्यादा आप ऐसा मत देखिए, काउंटिंग मत देखिए क्या 9 चीजें पढ़नी है, नहीं, अपने को एक ही चीज पढ़नी है। और अगर एक पढ़ ली तो उसके बाद में अपना क्लियर है। ठीक है, चलिए अब वो एक चीज पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक चीज पढ़नी है। वो एक चीज पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा पहले, कि अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हिंदी वर्ड आ गया, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको ये बोलते हैं। ठीक है ना? तो अभाज्य गुणनखंडन करना मतलब ये तबीयत अभी तक पूरी ठीक हुई नहीं है मेरी, है ना? मान लो एक संख्या लिखी मैंने 12। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है? यही है ना? मतलब और भी है, लेकिन 12 एक अच्छी संख्या है जिसमें आपको मैं चीजें समझा सकता हूं। तो आप 12 को कैसे लिखोगे? 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो? आप 12 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या लिख सकते हो बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हो ना? बस यही होता है अभाज्य गुणनखंडन करना। मतलब आपको कोई संख्या को तोड़कर लिखना, वो उसका अभाज्य गुणनखंडन होता है। लेकिन यहां पर एक डाउट आता है बच्चे का मेरे पास कि सर क्या मैं 12 को 4 गुना 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन क्या ये अभाज्य गुणनखंडन है क्या? नहीं, ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं है आपका। अब आपका सवाल होगा कि सर फिर ये क्यों नहीं है? आपने तो कहा कि तोड़ के लिखना,
उसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, है ना। तोड़ के लिखना बिल्कुल जायज है, लेकिन कहां तक तोड़ के लिखना, जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए। जैसे 12 को लिखा 4 इंटू 3, तो बच्चे क्या 4 को आगे फर्दर तोड़ा जा सकता है क्या, या 4 एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 को आगे तोड़ा जा सकता है। कैसे 4 को आगे तोड़ा जा सकता है? 2 इंटू 2 में। तो आप 12 को लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मैं आपसे पूछूंगी बच्चे अब और आगे तोड़ा जा सकता है क्या? अब आप कहोगे नहीं सर अब आगे नहीं तोड़ा जा सकता। किसको तोड़ोगे? ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 2 बार आया और 3 कितनी बार आया? 1 बार। ये इसका प्रॉपर तरीका है, ये एग्जैक्ट तरीका इसका ये है कि आप इस तरीके से लिखोगे। आप एग्जैक्ट किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से कि 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, ये इसका प्रॉपर मेथड है, ये इसका क्या है? इसका प्रॉपर तरीका है लिखने का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ये इसको अपने लिख सकते हैं। क्लियर है? और 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपको और बातें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आइए मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने लिखा यहां पर 24। आप 24 को क्या लिख सकते हो? कोई बोलेगा आप में से कि सर 4 दूना 8 तिया 24 बन रहा है क्या? बताओ, क्या ये 24 बन रहा है क्या? 4 दूना 8 तिया 24 बन रहा है ना? बिल्कुल बन रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 बन तो रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मैं मान रहा हूं आपकी बात को कि 24 बन रहा है। लेकिन क्या ये इसका, हाँ ये गुणनखंडन करना हो गया। ये क्या हो गया? ये गुणनखंडन करना हो गया। लेकिन क्या ये अभाज्य गुणनखंडन करना है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस 4 को और आगे तोड़ा जा सकता है। क्या, कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप 24 को क्या लिखोगे? प्रॉपर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब और आगे तोड़ा जा सकता है क्या? अब आप कहोगे नहीं सर, तो ये क्या लिखेंगे इसको? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। ये होता है इसका सही तरीका। तो मैंने क्या बताया? ये वाली संख्याएं जो है ना, ये वाली 2 और ये 3, ये वाली संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तभी तो अभाज्य गुणनखंडन होगा ना। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या है? छोटे से छोटे में तोड़ना। अब एक बार क्लास में एक बच्चे ने मेरे से पूछा, क्या पूछा कि सर 24 को आपने बोला कि ठीक है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब सर इसको यह भी तो लिखा जा सकता था ना कि इस वाले 2 को और आगे तोड़ देते अपने, ऐसे 1 गुना 2 और बाकी को सेम लिख देते। सिर्फ इस 2 को आपने और आगे तोड़ दिया, ठीक है 1 गुना 2। मैंने कहा बिल्कुल तोड़ सकते। तो क्या सर ये अब बताओ कि ये भी तो सही है? फिर ये सही नहीं है। अब आप बताओ क्यों नहीं सही? बताओ। इसलिए सही नहीं है, क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर है? क्या 1 जो है वो इसका प्राइम नंबर होता है? मतलब एक क्या अभाज्य संख्या है क्या? एक अभाज्य संख्या नहीं है। जब एक अभाज्य संख्या ही नहीं है तो आप इसको कैसे कह दोगे जी सर अभाज्य गुणनखंडन हो गया ये? इसलिए 1 को नहीं लेना होता। तो सही तरीका ये होता है। तो आपके दिमाग में 2 डाउट आए होंगे कि कहां तक तोड़ना है, जहां तक टूटता जाए। क्या आगे 1 में भी तोड़ सकते हैं क्या? मतलब 2 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, चलिए अब देखो इसका सही तरीका क्या है। देखो अब मैं आपको बता देता हूं। मान लो मैंने लिखा 360, इसके अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। इसका क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंडन। आप इसको इस तरीके से नहीं तोड़ पाओगे। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं है तो आप इसको इस तरीके से तोड़ने में आपको दिक्कत आएगी। आप क्या करो ना, ऐसे तोड़ो इसको, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे 360। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना चालू करो। 2 का भाग 2 180, 2 का भाग 2 90, 2 का भाग 2 बच्चे 45, 3 का भाग 2 15, फिर 3 का भाग 2 5, इसको आगे बढ़ा देते हैं। फिर किसका भाग जाएगा? 5 का भाग 2, 5 एकम 5। क्या और आगे भाग जाएगा क्या? नहीं, आगे 1 आ गया, खत्म हो गया, वो पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया। तो ठीक है, फिर 1 2 3, आप मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 2 गुना, यार क्या कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड रुको, है ना, इरेजर इसको मिटाए थे अपने, ठीक है ना। चलो जी, 2 गुना इसको काटते जाना है ना, कुछ छूट ना जाए। 1 2 3, चलो इंटू में फिर ये 3 है, इंटू में फिर ये वाला 3 है, इंटू में फिर ये वाला 5 है। चलो ठीक है, अब ठीक है ना। तो 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 5। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि 2 कितनी बार आया? 1 2 3। 3 कितनी बार आया? 1 2। 5 कितनी बार आया? 1 बार। तो ये आपका हो गया 360 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, मतलब घात। ठीक है, ये आपका प्रॉपर सही तरीका है काम करने का।
ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन करना। आपने अभाज्य गुणनखंडन करना देख लिया, ठीक है। कोई भी संख्या आएगी इस तरीके से आप उसका अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हो, ठीक है। अब इतना कर लोगे आप, अभाज्य गुणनखंडन कर लोगे। अब बात आती है कि सर अब पेपर में सवाल क्या पूछे जाएंगे। पेपर में सवाल बेटा ये पूछा जाएगा ऐसा कि 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 480 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर, जैसे अभाज्य गुणनखंड थे, फिर उसके बाद में क्या गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, इस हर चीज के मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। अगर किसी को एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाता है, 3 एग्जाम्पल स्किप कर दिया करो, सीधी सी बात है। अगर किसी को 2 में समझ आता है तो 2 में आ जाएगा, अगर 4 में तो आएगा ही आएगा। कितना भी आपका बैकग्राउंड मैथ है नहीं है, 4 एग्जाम्पल दूंगा ना, अपने आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलो आज मैं आपको एक ही पॉइंट कराऊंगा, ये वाला पॉइंट, क्या कि कुल गणन सॉरी आज आपको कराऊंगा मैं ये वाला पॉइंट, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। बाकी के जो पॉइंट है वो अपने कल करेंगे। एक पॉइंट पढ़ना ढंग से, बाकी के सारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आज अपने अभाज्य कर लेते हैं, कल क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या को ढंग से पढ़ लेना बस, कुल गुणनखंडों की संख्या को ढंग से पढ़ते ही बाकी सारे के सारे अपने आप ही पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज अपने ये थोड़ा सा कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। देखो मैंने लिखा 12, ठीक है ना, क्या लिखा मैंने 12, ओके। इसके अभाज्य गुणनखंडन करो, गुणनखंडन करो, 2 दूना 4 तिया 12, इस तरीके से लिख लो। नहीं समझ में आ रही ऐसे कर लो, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे 2 गुणा 3। तो बस ये इसके अभाज्य गुणनखंडन है। कौन से वाले, ये इसके जो आगे, ये इसके अभाज्य गुणनखंडन आगे। कौन से वाले बेटा, ये वाले 1, 2 और 3। तो आप क्या कहोगे सर 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड, सॉरी कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 3 होते हैं। 12 के कितने गुणनखंड होते हैं अभाज्य, 3 होते हैं, ठीक है ना। 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड है बेटा, 3 है। समझ में आई बात। आप इसको अगर इस तरीके से लिखते 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो क्या करते, कुछ नहीं करना था। आप सीधा क्या करना था, आपको सीधा और सीधा आपको क्या कर लेना था, सीधा और सीधा आपको बस पावर ऐड करनी थी। क्या कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने क्या होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया 60, तो 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 60 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंडन करो, खंडन मतलब तोड़ना, तोड़ो पहले तो तोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 60 को तोड़ो, 2 का भाड़ा पढ़ो, 2 30, 2 15, 3 5 5 एकम, ठीक है। 2 30, 2 15, 3 5 और 5 एकम। तो क्या हो गया, 1 2 3 4। आप सीधा आंसर दे सकते हो कि सर 4 हो गए। अब आप ये मत सोचना यहां पे कि सर 2 और 2 तो सेम ही है, नहीं। इन सवालों का आंसर ऐसे दिया जाता है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो टोटल कितने आपके हो गए, ये टोटल आपके 4 गुणनखंड हो गए अभाज्य, ठीक है। गुणनखंड में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो गुणनखंड होते हैं ना, टोटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार के लिए सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक है, क्या कि 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप इसको ऐसे लिख लो कि सर 60 को क्या लिखेंगे, 60 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। पावर को ऐड कर लो बस, क्योंकि 2 बार आया, 3 1 बार आया, 5 1 बार आया, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, खत्म, सिंपल, ठीक है ना। चलिए 480 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बच्चे, आप किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। 480 को क्या लिखेंगे पहले तो ये बताओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 5 480। नहीं 48 5 240, 240 और दूना, ये आएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। 480 को ऐसे
2 240, 2 120, 2 का 60, 2 का 30, 2 का 15, फिर 3 का 5 और 5 का 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू में एक 3 और एक 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो आपसे पूछ ले अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये सारी अभाज्य है ना, 2 3 5 सब क्या है, अभाज्य है। कितनी कितनी बार आए हैं, 5 बार, 1 बार और 1 बार, तो 5 और 1 6 और 1 7। तो आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, 1440 के कितने हो जाएंगे, 1440 के कितने हो जाएंगे, तो 1440 के पहले तो गुणनखंडन करो, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी देख लेते हैं हमें। ठीक है ना, आपके हिसाब से। ठीक है, 2 का भाग 2। आप यहां देखो, मेरी बात सुनो, आप ना थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो कि यहाँ 480 था, 480 में क्या था, 480 में क्या था, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही था ना 480 के। और 1440 क्या होता है, 1440 क्या ये नहीं होता क्या, सुनो मेरी बात, क्या 1440 480 गुणा में 3 नहीं होता क्या, ये बताओ। 3 0 0 3 8 24, 2 300 का 12 और 2 14 होता है ना, क्या नहीं होता। 1440 को क्या लिखते हैं हमने, 480 गुणा में 3 लिखते हैं। ठीक है ना, 480 गुणा में 3 लिखते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1440 का तो अपने को पता है ना, क्या पता है अपने को, 1440 के गुणनखंड तो पता है ना, सॉरी 480 के तो अपने को पता है ना क्या होते हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसके पता है अपने को। और इस 3 को एक 3 और है यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे और है, यही होगा ना। अदरवाइज आप यहां से भी निकाल सकते हो इस तरीके से, लेकिन अगर आपको यहां है 480 का पता है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, सीधा यहां पे ले सकते हो, क्या कि 480 गुणा 3 लिख सकते थे 1440 को, 480 को अपने को पता ही थे, इंटू 3 और कर दो, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो टोटल क्या होगी, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये बनेगा। तो आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ ले कि कितने हैं 1440 के, तो 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8, तो टोटल बेटा कितने हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, 8 गुणनखंड हो गए अभाज्य। तो कितने हो गए, 8 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल अब आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये आसान है ना, यहां से प्रॉपर टॉपिक शुरू होता है आपका, तो ये मैं करवाऊंगा। यहां से क्या है, 2160 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, वो आप एक बार आप निकालिएगा। ठीक है, और आंसर कमेंट कीजिएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या, प्रॉपर तरीका क्या होता है वो कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर पढ़ना क्या है वो अपने आज देख लेते हैं। ठीक है, कुल गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है वो अपने कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉपर कंसेप्ट है उसका, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, हालांकि बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। जैसे ये एक सवाल है 60, चलो 60 तो एक बड़ी संख्या होगी, मैं एक छोटी संख्या लेता हूं, मैं लेता हूं 24। तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सिंपल है ना। तो बताओ 24 के अंदर किसका किसका भाग जाता है, ये मेरे को बताओ। तो बेटा 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है ना 2 का भाग, उसके बाद 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। तो बेटा कितने हो गए ये कितने हो गए, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 गुणनखंड हो गए। यहां से मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो बेटा टोटल कितने गुणनखंड हो गए, टोटल 8 गुणनखंड हो गए। 24 के टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, टोटल 8 गुणनखंड होते हैं। उसी तरीके से 60 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो बेटा 60 में किसका किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है, उसके बाद में फिर 12 का जाता है, 12 के बाद में फिर 15 का जाता है, फिर 20 का जाता है,
फिर 30 का जाता है, फिर 60 का भी तो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए इसके? टोटल कितने हो गए इसके? टोटल इसके हो गए अपने टोटल हो गए अपने पास में 12 इसके गुणनखंड। ठीक है ना? टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 12। अब यहां पर क्या दिक्कत है ना, पहला डाउट, तो सर कोई संख्या छूट तो नहीं गई क्या? हो सकता है, ये हो भी सकता है कि मेरे से कोई संख्या छूट गई हो। ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मुझसे कोई संख्या छूट गई हो, जो जिसका भाग देना रह गया हो, गलती हो सकती है। चलो 60 तो छोटी संख्या है, ये लो, इसके बताओ इसका क्या करोगे? 2160 में क्या करोगे? किसका भाग दोगे? भाग दे देके देखोगे छोटी छोटी संख्याओं का। 1 से शुरू करो, 1 2 3, सारा पेपर में भाग देते रह जाओगे, एक सवाल भी नहीं होगा, और उसके बाद भी पता नहीं आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। अभी मुझे इसमें डाउट है कि 60 के अंदर मैंने भाग दिया सबका, क्या इसमें कोई संख्या छूट तो नहीं गई क्या? हो, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी कि छूट गई। चलो ऐसे दे अपने निकाल भी लें, फिर इनका क्या करें इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का? ये कैसे करेंगे? तो इसलिए एक इसका प्रॉपर कंसेप्ट होता है। तो आप ये तो समझ गए ना कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है, मतलब क्या होती क्या है। ये होती है कि 60 के कुल गुणनखंड पूछे हैं, मतलब ये पूछा है कि 60 में किसका किसका भाग जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है ना? कि 60 में किसका किसका भाग जाएगा। अगर आपसे पूछा 24 के कितने गुणनखंड है, तो 24 में किसका किसका भाग जाएगा, कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा, वो होते हैं उस संख्या के गुणनखंड। और कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, तो वो हो जाएगा उसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इस बेसिक तरीके से आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं ये समझ लूं कि गुणनखंड बनते कैसे हैं, और वहां से अगर मैं इसको काउंट करना सीख लूं, तो काम आसान हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। इसको सीखने के लिए कम से कम अपने को 10 मिनट लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो इसलिए 10 मिनट क्लास को मैं लंबी नहीं करना चाहता, तो अपने क्या करेंगे ना, कल आते ही अपने क्या करेंगे, 10 मिनट पहले ये पढ़ेंगे गुणनखंड बनते कैसे हैं। अभाज्य को छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज है। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता दिया, पावर ऐड कर दो आंसर आ गया, दैट्स ऑल। बट हर चीज के पीछे का कंसेप्ट होता है कि गुणनखंड बनते कैसे हैं, है ना? आज तक मैंने आपको पढ़ाया, हर चीज का मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट करवाया है। तो गुणनखंड कैसे बनते हैं, उनको काउंट कैसे करेंगे, कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, है ना? इन सभी चीजों को अपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कोई चीज कैसे बनेगी, फिर उसको काउंट कैसे करेंगे कि वो कितने गुणनखंड होंगे। तो ये अपने पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, चलिए कल अपने फिर से मिलेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर किया करो, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को दिया करो ये। ठीक है, पूरा सिलेबस फ्री में करवाऊंगा मैं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए दोबारा मिलते हैं एक इसी के दूसरे पार्ट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।